अभी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तुम और सोनू नहीं आए थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वायु दाब और वायु दाब से बनने वाली पट्टियां। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं ताकि आप लोगों को का छूटे ना, और जो नया आया है चाहे जिसका छूट गया है उसको एक बार समझ में आ जाए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। लेके नीचे तक जो हवा का दबाव है, जो हवा का वजन है, जो हवा में बहुत सारे गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो जुड़ जुड़ के एक बहुत ही बहुत भारी तो नहीं, कुछ वजन हमेशा कांस्टेंट बेसिस पे पृथ्वी के ऊपर लगाते रहते हैं। उसी को एयर प्रेशर बोलते हैं, जो लगभग 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है समुद्र तल पे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड उसी को माना गया। अगर आप पहाड़ पे जाएंगे, अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाएंगे तो ये 8 किलोमीटर नीचे का एरिया छूट जाएगा, तो वहां पे एयर प्रेशर दूसरा होगा। आप समंदर के बीच में चले जाएंगे तो वहां पे एयर प्रेशर दूसरा होगा। तो स्टैंडर्ड लेवल पे समुद्र तल पे ये एक 134 ग्राम टू बी करेक्ट होता है। आप इसको फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि जितना दबाव बाहर से लगता है उतना ही दबाव अंदर से ब्लड प्रेशर भी लगाता है, जिसकी वजह से आपको ये फील नहीं होता है। यही रीजन है कि अंतरिक्ष में अगर आप बिना एस्ट्रोनॉट वाले सूट पे जाएंगे तो आपकी सारी नसें फट जाएंगी, आपके कान से, आंख से, मुंह से खून निकल जाएगा और आपका इंस्टेंट डेथ हो जाएगा। ठीक है, और यही रीजन है कि गर्मियों के दिनों में अक्सर आपने लड़कियों के या फिर कमजोर, जिनका शरीर थोड़ा कमजोर है मेडिकली फिजिकली, उनके नाक से खून आता देखा होगा। ठीक है, समुद्र तल पे जो एयर प्रेशर है उसको मिली बार में हम मापते हैं। याद रखिएगा, नापने का बहुत सारा तरीका है लेकिन स्टैंडर्ड मिली बार है, वर्ल्ड एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। ठीक है, ये टू बी करेक्ट 1013.25 मिली बार होता है मर्क्यूरियल बैरोग्राफ पे, जो मरकरी भरा हुआ बैरोग्राफ होता है। ठीक है, देखिए ये कल हम पढ़ा चुके हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हैं। अगर 113 से ज्यादा हो किसी जगह पे वायु दाब तो उसको हाई प्रेशर बेल्ट बोलेंगे, अगर 113 से कम हो तो उसे लो प्रेशर बेल्ट बोलेंगे। ये इन सब चीजों से मापा जाता है। पृथ्वी पे वैसी सारी जगह जिनका वायु दाब समान है को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को आइसोबार बोलते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन कैसे है वो हम आपको बताए थे, फिर से एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं। ठीक है, समझा दे रहे हैं आपको। एक सेकंड खुलने दीजिए, नया विंडो खोलें। जैसे हम आपको बताए थे कि हवा क्या है, कुछ वस्तुओं का, कुछ वस्तुएं नहीं, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर इत्यादि का एक संग्रह है, कलेक्शन है। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर आप टेम्परेचर देंगे, ये बताया था यूनिवर्सल लॉ है टेम्परेचर, साइन है टेम्परेचर का, तो मान लिया जाए कि इस जगह पे इतना सारा हवा है, इतना सारा हवा है। ओके, अगर आप इसको गर्मी देंगे, हीट देंगे, तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज को हीट देंगे तो वो फैलेगा। ठीक है, तो ये फैल जाएगा और ये फैल के यही हवा इतने दूर में फैल जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यानी कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्र, या एरिया का जो भी हिंदी हो। ठीक है, तो जो चीज को इतने जगह में होना चाहिए था वो चीज इतने जगह में हो गया। तो यही कारण है कि यहाँ पे एयर प्रेशर, वायु दाब निम्न हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ पे वायु दाब ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वायु दाब घटेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वायु दाब बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ चीजें थी जिसके कारण वायु दाब पे असर पड़ता है। क्या क्या है? हाइट यानी अल्टीट्यूड, जियोग्राफिकल भाषाएं बोले तो अल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड बढ़ाइएगा वैसे वैसे एयर प्रेशर घटता जाएगा। इसका भी रीजन हम आपको बताए थे कि क्यों घटेगा। तो जैसे देखिए, मान लिया जाए कि ठीक है, चलो इसको मिटाने दीजिए। मान लिया जाए कि ये एक पहाड़ है, एक पर्वत है, ठीक है, और ये जमीन है, यहां से समंदर स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये समुद्र तल है।
तो अगर आप यहां पे खड़ा है कोई व्यक्ति, ओके, और एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, यहां पे खड़ा है, ओके, अब कहेगा कि दोनों का वायु दाब कैलकुलेट कीजिए, ठीक, सब जगह बराबर हवा जा रहा है, ओके। तो ये जो व्यक्ति वायु दाब कैलकुलेट करेगा अपना, ये कौन सा कैलकुलेट करेगा, यहां तक जो एयर इसको मिल रहा है। लेकिन जब इस व्यक्ति को बोलेंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो वो इन हवाओं को छोड़ देगा, क्योंकि इन हवाओं का दबाव उसको नहीं मिल रहा है। मिलेगा? बताइए, जो ये जो जगह है, इस हवा का दबाव तो इसको फील नहीं होगा, क्योंकि ये हवा उसके नीचे है। दबाव ऊपर से लगना चाहिए, नीचे से दबाव तो लगेगा नहीं। तो आप देखिएगा कि ये व्यक्ति इतने ही हवा को फील कर रहा है, इस हवा को फील नहीं कर रहा है। तो इसको हमेशा वायु दाब कम फील होगा इसके कंपैरिजन में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायु दाब घटता जाएगा। और तरीका है जानने का, समझने का, ये पृथ्वी है, ये आपका ट्रोपोस्फेयर है, अब आप इसके, ये वायुमंडल है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि एरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, अभी बताया था आप, इस तरह से कहने का मेरा मतलब यही है कि जिस हवा में जितना ज्यादा वाटर वेपर होगा उसका एयर प्रेशर उतना ही वायु दाब कम होगा। यानी कि हीट बढ़ेगा तो भी एयर प्रेशर घटेगा, वाटर वेपर बढ़ेगा तो भी एयर प्रेशर घटेगा। ठीक है। थर्ड फैक्टर टेम्परेचर, ये और ये, आज बस इतना ही हम दोनों पढ़ेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद एक टर्म और जानेंगे। ठीक है। इसके लिए हम इस स्क्रीन को हटा देते हैं, क्योंकि कल इस स्क्रीन के चक्कर में हम बढ़िया से समझा नहीं पाए थे आप लोगों को। ओके, आज हम बढ़िया से समझाना चाहते हैं। अब अपना नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, उससे सीखेंगे। ठीक है। जैसे देखिए, हम आपको बताए थे अभी, जैसे कि आप जाने कि टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या एयर प्रेशर। ठीक है। कहने का मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एयर प्रेशर घटेगा। ठीक है। कैसे होगा? ठीक है ना। तो आप इस चीज को हम लोग बढ़िया से, आप भी कोशिश कीजिएगा, दिमाग खोल के रखिएगा, थोड़ा टफ है। कल इसीलिए क्लास को हम आधा ही पढ़ा के छोड़ दिए, क्योंकि हमको पता था कि लोगों को एक बार में समझ में नहीं आएगा, बहुत घुमा हुआ है, भूल भुलैया एक तरह का है। तो दिमाग खोल के रखिएगा। ओके। मान लिया जाए कि ये आपका अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ है। ओके। ये आपका इक्वेटर है, इतना तो सबको समझ में आता होगा। विषुवत रेखा 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, टेम्परेचर यहां सबसे हाई होता है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर हाई क्यों होता है, बताइए। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि यहां पे सूर्य सालों भर सीधा रहता है। जो सन होता है, यहां पे सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमता रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता है। मार्च में आपका यहां रहेगा, जून में कर्क रेखा पे आएगा, फिर सितंबर में वापस इक्वेटर पे जाएगा, और फिर दिसंबर में मकर रेखा पे चला जाएगा, और फिर मार्च में वापस इक्वेटर पे आ जाएगा। तो इतने ही दूर में सूर्य हमेशा घूमता रहता है, इसके नीचे कभी नहीं जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इक्वेटर पे खास करके सालों भर सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर सबसे हाई होता है। तो ऑब्वियसली जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होगा तो सबसे लो प्रेशर कहां पे होगा? इक्वेटर पे। यहां पे तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हाई प्रेशर वाले जगहों को H से डिनोट करते हैं, लो प्रेशर वाले जगहों को L से डिनोट करते हैं। सबसे कम टेम्परेचर कहां होगा? तो पोल पे हमेशा। क्यों? क्योंकि यहां पे सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंच पाती, इसलिए ये जगह सबसे ठंडी होती है। तो ये यहां पे लिख देंगे, और चूंकि सबसे ठंडी होगी तो एयर प्रेशर वहां
उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उल्टा चलता है, जहां टेम्परेचर बढ़ेगा वहां एयर प्रेशर घटेगा, और जहां एयर प्रेशर टेम्परेचर घटेगा वहां एयर प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई प्रेशर जोन बनेगा और यहाँ पे सबसे लो प्रेशर जोन बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको। अब जो हम कल पढ़े थे उसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो हम आपको बतलाए थे कि सिंपल अगर आप ऐसे मैप बनाएंगे, यहां पे आपका हो गया इक्वेटर और ये हो गया आपका 90 डिग्री साउथ, ये हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ। अब इसमें कोई बहस नहीं करेगा कि नॉर्थ इधर होना चाहिए साउथ इधर होना चाहिए, समझने के लिए बता रहा है। ठीक है, यहां पे है आपका लो प्रेशर, यहां पे है आपका हाई प्रेशर। ओके, तो ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हवाएं, विंड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। ये तो बच्चों वाली बात है, 8वीं 9वीं 7वीं से ही आप लोग इस चीज को सीख रहे हैं कि हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ती हैं। ओके, तो अब उच्च वायु दाब को अभी रहने देते हैं, अभी इस चीज को समझिए। अब चूंकि ये लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, तो लो प्रेशर कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां हवाएं बहुत फैली हुई हैं, गर्म है, तो गर्म होगा तो हवा फैलेगा। ऑब्वियसली बताया ना कि किसी भी चीज को आप गर्मी देंगे तो वो फैलेगा, तो यहां पे हवा फैलेगा। एक सेकंड रुकिएगा, आ रहे थे कि चूंकि यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवाएं फैलेंगी। ठीक है, तो हवाएं फैलेंगी तो इधर से हाई प्रेशर है, इधर से भी हाई प्रेशर है, तो इधर से ऑलरेडी हवा आ रहा है, तो यहां का हवा को फैलने का जगह कहां मिलेगा? इधर जा नहीं सकता है, इधर जा नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी हाई प्रेशर जोन है। तो कहां जाने का इसके पास रास्ता बचता है? बस एक ही, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाएगा हवा। ठीक है, अब ऊपर में एक जगह है, एक जगह है, ऊपर में एक जगह है ये, जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर शुरू हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है ना, और यह है क्षोभ मंडल की सीमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ सीमा और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, अब शुद्ध हिंदी में क्या नाम है आई डोंट नो, बट ट्रोपोपॉज नाम है उसका इंग्लिश में, हिंदी में क्या है आई डोंट नो, बट शायद वही होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लैंकेट, ऐसे ऐसे जनरली अगर याद रखिए वन लाइनर के लिए, ब्लैंकेट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसको ब्लैंकेट ऑफ ट्रोपोस्फेयर भी बोला जाता है। ब्लैंकेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इससे ऊपर किसी भी चीज को जाने नहीं देता, खास करके एयर को, जो एयर है ट्रोपोस्फेयर का, उसको इसके ऊपर नहीं जाने देता। यही रीजन है कि एक और जान जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि जितने भी सीजनल चेंजेस होंगे एयर सर्कुलेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही होंगे, ऊपर नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर इनको ऊपर जाने ही नहीं देगा। ओके, इसीलिए इसे ब्लैंकेट ऑफ ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। अब ये हवाएं यहां पे पहुंच गई, ठीक है, अब एक सेकेंड, अबे यार, ये हवाएं यहां पे पहुंची, ठीक है, अब इसके ऊपर तो बेचारी जा नहीं सकती हैं। ठीक है, जाना तो है, तो क्या करेंगे, फिर एक ही रास्ता बचता है, इधर जाने का, इधर जाने का। ठीक है, अब ये दोनों तरफ हवाएं फैलेंगी, और जब फैलेंगी तो इतना ऊपर चली गई है ये कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सघन हो जाएगा हवा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाएगा, और जब हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाएगा तो दोनों तरफ फैलेंगी, और जब फैलेंगी तो ये हल्की होंगी, थोड़ी हल्की होंगी, हल्की नहीं होंगी, मतलब ठंडी होंगी। जब ठंडी होंगी तो इनका कंडेंसेशन बढ़ेगा, संकुचित भी होने लगेंगी। तो अर्थ का जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्स लगाता है, कोई भी घूमता हुआ वस्तु दो फोर्स लगाता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 12 mv²।
ठीक है, छोड़िए, ये फिजिक्स का चीज हो गया, इसको जानने का जरूरत नहीं है। तो सेंटर दोनों का वैल्यू बराबर होता है, जितना बाहर लगता है उतना अंदर की ओर लगता है। इसी यही रीजन है कि अगर आप किसी चीज को अपनी उंगली में रख के ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो वो उतने ही क्षेत्र में घूमता रहेगा। वही होता है, जैसे मौत का कुआं में जो गाड़ी चलाता है वो इसी फोर्स का इस्तेमाल करता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। अगर उसका स्पीड घटेगा तो वो गिर जाएगा, अगर उसका स्पीड बढ़ेगा तो भी वो गिर जाएगा। वो एक स्पीड लिमिट होता है जिसके आधार पे वो काम करते रहता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक दोनों बराबर रहेगा वो वैसे ही मौत के कुआं में नाचते रहेगा, वो गिरेगा नहीं। तो वही चीज यहां पे है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये अपनी ओर खींचता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने से दूर धकेलता है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये इसको कहेगा कि बाबू अब तुम हो गए ठंडे, तुम हो गए कंडेंस्ड, अब हम पावर तुम पे लगा के अपनी ओर नीचे खींच सकते हैं। तो ये इसको नीचे की ओर खींच लेगा, अब ये नीचे की ओर आ जाएगा। ओके, तो जब ये नीचे की ओर आएगा तो जब नीचे आएगा तो और ठंडा होगा और इसको पृथ्वी अपने ग्रेविटेशन से और अपनी ओर खींचेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे जितनी इतनी सारी जो हवाएं थी वो अब सिकुड़ के यहाँ पे इतने समय सिमट जाएंगी। तो यहाँ पे फिर बन जाएगा एक हाई प्रेशर बेल्ट, फिर यहाँ पे भी बनेगा एक हाई प्रेशर बेल्ट। हाँ हाँ, इसे पूछो, कुछ पूछना है? अब इसे कुछ पूछना है? हाथ उठाए, चलो नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे बन जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये दोनों हाई प्रेशर बेल्ट जब बन गया, यहां पे भी हाई प्रेशर बेल्ट बना, यहां पे भी हाई प्रेशर बेल्ट बना। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 7वीं क्लास से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि जहां पे भी हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा वहां से हवाएं चलेंगी दोनों ओर। तो यहां से हवाएं इधर की ओर चलेंगी, फिर इधर की ओर चलेंगी, इधर की ओर चलेंगी और इधर की ओर चलेंगी। तो जब दोनों तरफ हवाएं चलेंगी तो यहां पे आके ये दोनों हवाएं आपस में टकराएंगी, और जब टकराएंगी तो फिर वही वाली बात, नीचे जाने का तो जगह है नहीं, फिर ये कहां जाएंगी? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाएंगी, और ऊपर की ओर जाएंगी फिर यहां पे जाके इकट्ठा हो जाएंगी और यहां पे एक हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण कर देंगी, ठीक है। और यहां पे नीचे, ठीक इसके नीचे एक लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा। सेम यही घटना यहां पे भी होगी, यहां पे एक लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा, यहां से हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, ठीक है, फिर इधर भी फैलेंगी और इधर भी फैलेंगी, ठीक है। फिर यहां से हवाएं नीचे आना शुरू करेंगी, यहां पे लो प्रेशर, फिर यहां पे हाई प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर। यानी कि यही सेम घटना बार बार होता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। और इसी कारण पृथ्वी के रोटेशन के कारण यहां पे 7 वायु दाब पट्टियों का निर्माण होता है। देयर आर 7 एयर प्रेशर बेल्ट्स इन द वर्ल्ड, नॉट 3। अगर सिर्फ टेम्परेचर के कारण होता, सिर्फ टेम्परेचर के कारण होता तो मात्र 3 बेल्ट बनते, लो, हाई, हाई। लेकिन यहां पे टेम्परेचर के साथ और बहुत सारी चीजें, जो पृथ्वी का सेंट्रीप्यूटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्शन में आ जाता है, जिस कारण यहाँ पे 7 एयर प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। अब वो 7 एयर प्रेशर बेल्ट कौन कौन से हैं, कहां कहां पे हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कुछ कंफ्यूजन है, पूछिए, क्योंकि कल भी समझाने का हम कोशिश किए थे। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये रियली में टफ है। हम बुक पढ़ के जब एक बार में नहीं समझ पाए थे, जब हमको 3-4 बार पढ़ना पड़ गया और पढ़ने के बाद बुक बंद करके रख दिए, हट समझ में नहीं आएगा, फिर उसको आराम से बैठे बैठे जी सोच रहे थे, तब समझ में आया, ओ ऐसे होगा, समझ में आया। तो इस तरह, इसलिए ये टफ है, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछिए, पूछिए, टाइम है, अभी 12 मिनट का टाइम है। अगर आपको कुछ पूछना है तो बेहिचक पूछिए। किसी को नहीं पूछना है? बहुत अच्छा, मेरे क्लास में सभी लोग विद्वान हैं। अरे
किसी को नहीं पूछना है ना, आगे बढ़े ना, कि कुछ नहीं समझ में आया? अरे बोल दो भाई, टाइम खत्म होने वाला है। चलो ठीक है, हटा ना, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आप जान गए हैं सभी का नाम, तो इन सारे बेल्ट्स का नाम और डिग्री जानना जरूरी है कि ये सब कहां होते हैं और क्या क्या। एक क्वेश्चन आया है, आवाज नहीं आ रहा है। अरे अब इसे एक आवाज का सेटिंग करना पड़ता है, तुम अपने ऐप में सेटिंग करो, वहां पे ऑडियो सेक्शन में जाके और आवाज लिंक करना पड़ता है, कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जाने इन सब चीजों के बारे में, 7 प्रेशर बेल्ट के बारे में जान गए कौन कौन से हैं। अब कहां कहां पे हैं इसके बारे में जानेंगे। अब भैया साथ हो गया ना? ठीक है, यहां पे तो आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, यहां पे आपका 90 डिग्री साउथ हो जाएगा, ये यहां पे इक्वेटर हो जाएगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनको बोलते हैं, नाम जान लीजिए, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, दोनों नाम है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, नाम बता देते हैं हम आपको, दोनों नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं। एक से हम बता देते हैं क्या क्या नाम है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नोट्स में रहता है, देखिए। पोलर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर, उसको ट्रॉपिकल भी बोलते हैं। फिर से हम बता दें आपको कि इसको को ट्रॉपिकल भी बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नाम बहुत सारा है, आप बुक उठाइएगा तो बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। और यहां पे है सब पोलर या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये तो है ही पोलर, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। अब ठीक वैसे ही नीचे भी आप नाम रख लीजिए, अब ठीक वैसे ही आप नीचे भी नाम रख लीजिए, यही नाम यहां पे आ जाएगा, ये नाम यहां पे आ जाएगा, और नीचे तो पोलर होगा ही। जिसको हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो बोलेंगे ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र या पट्टी, बेल्ट है तो पट्टी लिखेंगे, सॉरी हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है। सब पोलर को हिंदी में क्या बोलेंगे? उपध्रुवीय। देखिए, हाँ। अगर उपध्रुवीय होगा तो उपध्रुवीय लोग को निम्न निम्न दाब क्षेत्र या पट्टी, पट्टी। सब ट्रॉपिकल को क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल को क्या बोलते हैं? चलिए जो भी है, सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटर को विषुवतीय या विषुव निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र। उपोष्ण, वाह क्या बात, क्या बात, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, क्या बात है, वाह। ऐसा हिंदी सुन के दिल खुश हो जाता है। अच्छा, उपोष्ण कटिबंधीय है, ओके सॉरी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। अरे आप समझ गए ना, बस इंग्लिश या हिंदी तो उससे ऊपर तो हो तो लैंग्वेज है। शीतोष्ण, हाँ, शायद उप ध्रुवीय गलत है, शायद शीतोष्ण हो तो शीतोष्ण, उपध्रुवीय को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। शीतोष्ण। अरे जो भी हो भाई, आप लोग इंग्लिश में हम बता दिए ना, हिंदी में आप लोग कर लीजिएगा अपना, ओके। इंग्लिश में गलत नहीं ना बताए, हिंदी मेरा हाथ थोड़ा तंग है। अब हम जो पढ़ेंगे वही बताएंगे ना, अब हम एक एक वर्ड का गूगल करें तो उतना तो पता चला हम पढ़ लिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदी या इंग्लिश, आंसर में लिख देंगे, इंग्लिश में हम लिखेंगे, थोड़े नंबर वन मेरा उससे कम हो जाएगा। ओके, तो ये है। अब इसका डिग्री जान जाइए,
ये 60 डिग्री सिंपल, डिग्री एकदम आसानी से याद होने वाला है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें 12 और 22 का कोई लफड़ा नहीं है। नीचे से 30-30 बढ़ाते चले जाइए, आपको सब मिलता चला जाएगा। यानी कि 60 डिग्री पे आपको शीतोष्ण मिलेगा, 30 डिग्री पे उपोष्ण कटिबंधीय मिलेगा और 0 डिग्री पे विषुव निम्न दाब क्षेत्र मिलेगा। ओके, ये हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज और, अच्छा टाइम नहीं बचा है, हम दोबारा लिंक आपको भेज रहे हैं। 2-3 टर्म है जो हम कल भी बताए थे, और इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये कि गर्मियों में और सर्दियों में क्या इसका असर पड़ेगा, वो जान के इसको खत्म करेंगे आज। ओके, तो हम आपको बतलाए कि ये लो प्रेशर बेल्ट है, मान लिया जाए मान लिया जाए कि ये हमारा इक्वेटर है, लो प्रेशर बेल्ट है, ये 90 डिग्री साउथ है, नॉर्थ है, कुछ भी है, 90 डिग्री साउथ है। यहाँ पे हवाएं ऐसे गईं, ऊपर मिली, फिर यहाँ ऐसे बिखरी, फिर नीचे आईं, फिर ये वापस इधर आएंगी, फिर ये वापस इधर आएंगी, फिर ये वापस इधर आएंगी। तो इसके बारे में जान लीजिए कि यहाँ जो सारी हवाएं एक साथ मिल रही हैं, इस घटना को बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस हिंदी में या तो अभिसरण होगा या अपसरण होगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है अभिसरण होने का, क्योंकि अभी का मतलब जुड़ना होता है और अब का मतलब अलग होना होता है। और इसका यहाँ पे ये जो घटना, जब हवाएं अलग अलग जा रही हैं, इस घटना को बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, और जहां पे ये घटना होती है इसको बोलते हैं अपर लिमिट या ट्रोपोपॉज। या ट्रोपोपॉज क्यों? क्योंकि वहीं पे क्षोभ सीमा पे ही जाके हवाएं इधर उधर फैलना शुरू होती हैं। ओके, और ये जो हवाएं ऊपर जा रही हैं, ये जो ऊपर जाती हैं, इनको बोलते हैं असेंशन, और जो नीचे आती हैं इनको बोलते हैं डिसेंशन। यानी कि हिंदी में आरोहण और इंग्लिश में अवरोहण। अवरोहण। और एक चीज और जानिए, जहां जमीन पे निम्न दाब का क्षेत्र होगा, ठीक इसके ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र होगा, और जहां जमीन पे उच्च दाब का क्षेत्र होगा, ठीक उसके ऊपर ट्रोपोपॉज में निम्न दाब का क्षेत्र होगा, सीधा उल्टा। ओके, अब आपको ये बोला जाए, अब आपको ये पूछा जाए कि हवाएं कैसे चलती हैं, तो आप थोड़ा सा, अब मेरे को लग रहा है कि आप बता सकते हैं। अभी एक फिगर जान जाएंगे तो हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि हवाएं किस किस डायरेक्शन में चलती हैं और क्यों चलती हैं। इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहिए, है ना, ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया हमारा। कर्क रेखा नहीं बना रहा है, याद रखिएगा, इसको कर्क रेखा मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ। एक सेकंड, आप लोगों को ग्लोब दिख रहा है? ये ग्लोब दिख रहा है? हाँ। ठीक, तो देखिए क्लियरली तो आपको नहीं समझ में आएगा उतना, बट कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। आप देखिए गौर से कि ग्लोब कभी भी इस तरह से नहीं होता। हम जो ड्रॉ किए हैं पृथ्वी, ऐसा ड्रॉ किए हैं सीधा, लेकिन ग्लोब कैसा होता है? ऐसा होता है ना। देखिए उठा हुआ 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, सबको पता है। उठा हुआ है या झुका हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्षिणी भाग के लिए उठा हुआ है, उत्तरी भाग के लिए दबा हुआ है। ठीक है, तो ये जो रीजन है, यही एक रीजन है जो पृथ्वी में सीजन का कारण बनता है। ठीक है, और यही वायु दाब पट्टियों को भी डिफरेंस, वायु दाब पट्टियों में भी डिफरेंस लाएगा बाई सीजन, सीजन बाई सीजन। कैसे लाएगा, उन्हीं चीजों के बारे में अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और जब वायु दाब पट्टी आपको पढ़ाएंगे, जब पट्टियां पढ़ाना शुरू करेंगे, तब उसमें 2-3 लॉ बताएंगे आपको कि कैसे कैसे होता है। ठीक है,
तो आप सबसे पहले तो ये जानिए कि ये तो है लो प्रेशर बेल्ट, और याद रखिए जहां पे लो रहेगा ठीक उसके बगल में हाई रहेगा, इतना एकदम दिमाग क्लियर रखिएगा। और जहां पे हाई रहेगा ठीक उसके बगल में लो रहेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, हाई, यहां पे क्या बनेगा, लो, यहां पे क्या बनेगा, हाई, यहां पे क्या बनेगा, लो, यहां पे क्या होगा, हाई, और यहां पे भी हाई। ठीक है, ठीक है। तो ये तो है हमारा इक्वेटर वाला रीजन, ये है सब ट्रॉपिकल रीजन, हिंदी में क्या बोलते हैं आप उस पर हम बात नहीं करना चाहेंगे अब। और ये होगा हमारा सब पोलर रीजन, ठीक है, यानी कि लो प्रेशर बेल्ट। तो हम आपको बता चुके हैं कि हवाएं जो भी होंगी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेंगी, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, एकदम इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हाई प्रेशर कहां है, इधर, तो इधर से कैसे जाएंगी, ऐसे, ऐसे जाएंगी, जाएंगी ना, ऑब्वियस है। और यहां से कैसे बहेंगी, तो ऐसे। ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स, सॉरी इसको नहीं, इसको नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। आगे खैर बेकार है, अभी नहीं लिखेंगे, फिर आप लोग और कंफ्यूज हो जाइएगा। इसको जब पट्टी पढ़ेंगे और वायुदाब का संचलन पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, आपको क्लियर होगा बढ़िया से। ठीक है, ये हाई प्रेशर है। अब यहां पे उल्टा हो जाएगा, ऐसे बहेगा इधर की ओर। अरे यार ड्रॉ करने में भी माथा खराब हो जाता है। और यहां से बहेगा ऐसे, और यहां से बहेगा ऐसे, यहां से बहेगा ऐसे। ठीक है, तो ये हम इसलिए बताए कि हमेशा हाई से लो की ओर हवा बहता है, इसलिए होता है। लेकिन लेकिन रीजन ये है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और साउदर्न हेमिस्फेयर है, तो इस रोटेशन के कारण पृथ्वी के दोनों के हवाओं के संचलन में डिफरेंस आ जाता है। मेरे को नहीं लगता कि अभी आपको बताना चाहिए, रहने दीजिए, इसको हम पट्टी में समझाएंगे आपको, जब हवाएं चलेंगी तब जानेंगे। अभी हम बस हवा को चलाने का कोशिश कर रहे हैं कि हवा चल जाए। जब हवा चल जाएगी आप जान जाइएगा कि कहां कहां से चल रही है, तब हम जानेंगे कि क्यों चल रही है और क्या क्या इफेक्ट कर रहा है। नहीं तो अभी आप हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात और जानते हैं, उसके बाद आज का क्लास खत्म करते हैं। ये समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना कि हाई प्रेशर से हमेशा हाँ लो प्रेशर की ओर हवा चलेगा। तो अगर आपको कल को एग्जाम में पूछ दिया जाए कि विषुवत रेखा से, इसको हिंदी में विषुवत, हाँ, विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर बहने वाली फला वायु का नाम सही है या गलत, तो आप क्या बनाइएगा, आंसर उसका सही होगा या गलत, बताइए। विषुवत रेखा से कोई हवा जो है वो विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर बह रही है, एक्स बह रही है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, बताइए। फॉल्स, ट्रू कौन बोला पहले ये बताओ जरा। फॉल्स False. फॉल्स फॉल्स, क्योंकि बिल्कुल, बताएं क्यों, रीजन, क्योंकि क्योंकि विषुवत रेखा से नहीं, उसके नीचे हवा चल रही है ऊपर की ओर। हाँ, नहीं सीधा वहाँ उतना जान विषुवत बोलने का रेखा जरूरत नहीं है। आप देखिए आप समझती हैं रीजन, लेकिन आप आंसर गलत देती हैं। ठीक है, आपको आंसर पता होता है लेकिन रीजन गलत बता देती है। उतना नहीं बोलना है, हमको सीधा बोलना है कि विषुवत रेखा इज अ लो प्रेशर बेल्ट, वहां से कभी हवा बही नहीं सकती है, वहां पे हवाएं आएंगी। समझ में आया, रीजन करेक्ट दीजिए, फालतू आंसर लिखिएगा मार्क्स नहीं मिलेगा। कॉपी भले आप 50 पन्ना भर के आ जाइए और जो मुद्दा का बात है वो लिखे ही नहीं, और कोई एक पन्ने में आएगा मुद्दा का बात लिख के आ जाएगा, उसका मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो यही बात है, मुद्दे की बात लिखिए। मुद्दा का बात क्या है कि विषुवत रेखा इक्वेटर इज अ लो प्रेशर बेल्ट, और लो प्रेशर बेल्ट से कभी हवा चल नहीं सकता
है। हवा जब भी चलेगा तो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलेगा। ठीक है, बाकी कुछ कंडीशन भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है, उसको हम जब चलाएंगे और जब लोकल फैक्टर को देखेंगे, अभी हम लोग जिस फैक्टर को देख रहे हैं वो अर्थ वाइज देख रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडिया का ही सीन ले लीजिए, इंडिया में ये रूल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक हिमालय है। ठीक है ना, तो लोकल फैक्टर एक अलग चीज है, लेकिन हम लोग जो बेसिकली जानेंगे वो यही जानते हैं कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर बहेंगी। ओके, ठीक है। अब एक चीज और जानने वाली है इसमें, बस थोड़ा सा, यही एक चीज है, थोड़ा सा जान जाइए, उसके बाद हम इसको आज का क्लास खत्म करेंगे। देखिए, अब बार बार उतना हम नहीं बनाएंगे, एक ही में बना देते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए ये मार्च है, मार्च है, तो हम आपको क्या बताए हैं कि मार्च में जो चंदा सूरज चाचा हैं, मार्च में जो सूरज चाचा हैं वो कहां पे रहते हैं? मार्च में सूरज चाचा कहां पे रहते हैं? एकदम विषुवत रेखा के सामने। ठीक है, एकदम सीधी किरणें कहां पड़ती हैं? विषुवत रेखा पे। तो यहां पे अभी सबसे ज्यादा गर्मी रहेगा, यहां पे अभी सबसे ज्यादा गर्मी रहेगा, तो सब कुछ जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सूरज चाचा जून के महीने में अपनी नजरें तिरछी कर लेते हैं, और जून के महीने में इनकी जो किरणें हैं वो कहां पे सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कि 23.5 डिग्री पे। तो जब 23.5 डिग्री पे किरणें सीधी पड़ने लगेंगी तो जो लो प्रेशर बेल्ट है सबसे ज्यादा वाला, वो यहां शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं? बताइए बताइए। यही अब ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा ना? अरे होगा बाबू, बताओ। हाँ। होगा। क्यों? क्योंकि वो टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हम क्या बताए कि ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ये टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां सबसे ज्यादा लो प्रेशर बेल्ट होगा। तो यही रीजन है कि गर्मी के दिनों में ये लो प्रेशर बेल्ट जो है वो शिफ्ट हो जाता है कहां? ऊपर की ओर आ जाता है। और हम भारत में कर्क रेखा कहां है? हमारे रांची वगैरह से होके गुजरती है, जस्ट बिहार के नीचे। यही रीजन है कि गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ एकदम लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हवाएं, पछुआ हवाएं या पूर्वैया हवाएं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है। वहां पे एकदम देखते होंगे कि एकदम पानी बार बार पीना, डिहाइड्रेशन होना, नाक से खून आना, सब गर्मियों के दिनों में शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट कहां हो जाता है? ऊपर की ओर। और ये कितना शिफ्ट होता है बाबू? तो ये शिफ्ट होता है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी सेंटीग्रेड, बट दिमाग में टेम्परेचर चल रहा है। तो ये 20 डिग्री ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। और यही रीजन है कि उस टाइम हमारे एरिया में इतना ज्यादा लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है और इतनी धूल भरी आंधियां वगैरह चलती हैं। और बहुत सारे उसके रीजन हैं, बताऊंगा आपको धीरे धीरे। जब वायु चलाने लगेंगे ना, अभी बस चला रहे हैं, कैसे चल रहा है ये सीख रहे हैं, जब चला लेंगे तब उसका पूरा प्रकार भी जान जाएंगे। अभी बहुत कुछ सीखना है इसमें। ओके, सेम यही घटना अब दिसंबर में आ जाइए। तो दिसंबर में हम और आप क्या पढ़े हैं कि दिसंबर में सूरज चाचा जो हैं वो कहां नजरें रखते हैं अपनी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी कि मकर रेखा पे सीधी हो जाती है इनकी किरणें। किस महीने में? दिसंबर के महीने में। तो अब जो लो प्रेशर बेल्ट बनेगा दिसंबर में बनेगा, वो कहां बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना? तो अब जो धूल भरी आंधियां और ये गर्मी का जो सीजन है वो कहां आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। समझ में आया मेरे कहने का मतलब? कि ये लगभग 20 डिग्री गर्मियों में 20 डिग्री ऊपर, जो हमारे यहाँ का गर्मी है, ऐसा नहीं कि आपका गर्मी है तो
पूरा दुनिया में गर्मी ही पड़ रहा है। जब आपके यहाँ गर्मी है तो कहीं एक जगह पर ठंड भी पड़ रही है, ठीक है, और जब आपके यहाँ ठंडी है तो किसी जगह पर गर्मी भी पड़ रही है। तो मतलब हम अपने सेंस में बताएं आपको कि जब गर्मियों का सीजन होगा इंडिया में तो ये 20 डिग्री ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएंगे, जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, देखिए याद आ गया कैसे, तो बोल भी नहीं पाते क्योंकि इतना हिंदी हमको याद नहीं रहता है। उत्तरायण होना, सूर्य का उत्तरायण होना। जब सूर्य उत्तरायण होगा यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चढ़ेगा, यानी कि मार्च से लेके जून तक, तो ये जो लो प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, वो शिफ्ट होके कहां चला जाएगा, ऊपर 20 डिग्री ऊपर, ठीक है। और वही जब सूर्य दक्षिणायन होगा, सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, तो जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो ये जो लो प्रेशर बेल्ट है वो खिसक के कहां आ जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी सेंटीग्रेड बार बार, 20 डिग्री साउथ में खिसक के आ जाएगा। ओके, समझ में आया?